नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिए गए 5 मूल मंत्रों के बारे में, जो 74वें स्वतंत्रता दिवस पे उन्होंने अपने भाषण में दिए हैं। और हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल के दर्शकों को। मैं आज आपसे जो बात करने जा रहा हूँ, 5 मूल मंत्र। हालांकि प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है आज 15 अगस्त पर, 74वें स्वतंत्रता दिवस पर, उन्होंने काफ़ी सारी बातें कही हैं, लेकिन मैंने उनमें से 5 ऐसी बातें निकाल के लाया हूँ जिन पर हमको वर्क करना चाहिए या फिर हमें उस पे ही आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं चलिए बात करते हैं फिर। तो देखिए, पहली इम्पोर्टेंट बात हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कही कि आत्मनिर्भर भारत। और इसका प्रधानमंत्री मोदी जी ने काफ़ी कंपटीशन भी स्टार्ट किए थे, और इसके तहत मेरी एक मतलब जो नीस है, उन्होंने इसके लिए सबमिशन भी दिया था। आत्मनिर्भर भारत में बच्चे कैसे अपना मतलब पार्ट दे सकते हैं, किस तरह से वो हिस्सा ले सकते हैं इसमें। तो आत्मनिर्भर भारत एक्चुअल में क्या है? आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया। इसका मतलब है कि जितने भी हमारे देश में चीज़ें बनती हैं वो हम सेल्फ क्यों नहीं बनाते, उनको हम खुद से क्यों नहीं प्रोड्यूस करते हैं, बाकी देशों से क्यों इतना ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, चाइना से हम इतना ज़्यादा लगभग $60 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं। बहुत ही बड़ा इंपोर्ट होता है वो, और उस इंपोर्ट की वजह से हमें काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि हम अपनी जो संपत्ति है, मतलब अपना जो पैसा है, वो इन एक्सपोर्ट मतलब दूसरे देश को दे देते हैं और इंपोर्ट करते हैं वहाँ से। तो चाइना से हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी को भी नुकसान होता है, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रेड डेफिसिट में जाते हैं हम चाइना के साथ। चाइना हमें बहुत हमसे कम सामान लेता है और हम उससे ज़्यादा सामान लेते हैं, तो इस वजह से हमें काफ़ी नुकसान होता है। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जब से हमारे यहाँ कोविड-19 आया है, तब से सेल्फ रिलायंट इंडिया की प्रोसेस शुरू हो गई है। और प्रधानमंत्री मोदी जी भी चाहते हैं कि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देश के अंदर ही बने और आत्मनिर्भर भारत बने। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमारे इंडिया में बनना चाहिए, ज़रूर बनना चाहिए। हालांकि अभी तक ये नहीं होता आ रहा था। जैसे कि आपने देखा होगा, हमारे देश में जो दवाइयाँ बनती हैं, दवाइयाँ, हालांकि हम इंडिया काफ़ी आगे है दवाइयाँ बनाने में, लगभग 10th नंबर पे है, लेकिन फिर भी इंडिया जो एपीआई है, एपीआई का प्रोडक्शन है, वो चाइना से मंगाता है। पूरी तरीके से चाइना पे रिलायंट था इंडिया पहले, लेकिन अब उसको सेल्फ रिलायंट करने के लिए हमें भी एपीआई बनाना शुरू करना है, इस तरीके की चीज़ों में काम करना है। और जैसा कि आपने देखा होगा, पीपीई किट जो इंडिया के अंदर एक भी नहीं बनता था, पूरी तरह से इंपोर्ट किया जाता था, आज वो इंडिया सेकंड नंबर प्रोड्यूसर बन के उभरा है, बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 ओनली। तो हालांकि अभी सिचुएशन ऐसा था तो हमने बनाया, वैसे हमें जब ज़रूरत नहीं थी तो हम नहीं बना रहे थे, लेकिन वो गलत था। हम पहले से ही बनाते होते और पहले से ही ये सप्लाई करते होते, तो आई थिंक हम काफ़ी सारे प्रॉफिट में होते। तो यही हमारी एक्चुअल में आत्मनिर्भर भारत के बारे में, जैसे कि कुछ लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं कई बार आत्मनिर्भर भारत का। जैसे कि कहते हैं आत्मनिर्भर भारत क्या मतलब, खुद ही अपना खाना खा लो, खुद ही खाना बना लो, खुद ही सब कुछ कर लो, इसका मतलब ही आत्मनिर्भर भारत, मतलब ऐसे करके बोलते हैं। लेकिन आत्मनिर्भर भारत का मतलब ऐसा नहीं है कि हमें बाहर के लोगों से कुछ इंपोर्ट नहीं करना। इंपोर्ट करेंगे, उनसे टेक्नोलॉजी भी लेंगे, उनकी कंपनीज हमारे कंट्री में आके स्थापित हों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें वो चीज़ बनाना भी आना चाहिए। जैसे कि मैंने पीपीई का उदाहरण दिया, यही अपनी सक्सेस स्टोरी है। सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी हमारी पीपीई किट की है। जो 0 पीपीई किट बनाता था जो कंट्री, हम आज सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गए। ये आप न्यूज़ भी देख सकते हैं, मैंने न्यूज़ का कटआउट भी लगाया है, जिससे कि आपको पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन मिले कि हम ज़ीरो से हीरो तक का सफ़र कैसे तय करते हैं। तो ये था हमारा पहला पॉइंट, जिसमें हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ सक्सेस पा चुके हैं। जैसे कि आपने देख लिया होगा, हम बिकम अ लार्जेस्ट सप्लायर इन द पीपीई इन द वर्ल्ड। तो यही है, सिंपल सी लॉजिक है। तो अब बात करते हैं दूसरे मूल मंत्र के बारे में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा। अब ये दूसरा मूल मंत्र क्या है? उन्होंने बताया कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लाई गई है,
काफ़ी सालों से ये अटकी पड़ी थी, लगभग 34 सालों से तो बिल्कुल तरीके से अटकी पड़ी थी। हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है बहुत ही ओल्ड, मतलब अपन तरीके से पढ़ाई कर रहे थे, सिर्फ रटो और पढ़ो, रटो और पढ़ो, रटो और पेपर दो, सॉरी, तो रटो और पेपर दोनों वाली देने वाली जो स्ट्रेटजी थी वो अब पूरी तरह से फेलियर हो रही थी। क्योंकि हालांकि हमारे देखिए एजुकेशन सिस्टम में इतनी ज़्यादा बुराई नहीं थी, एजुकेशन सिस्टम ठीक ही था, ठीक है, लोग पढ़ाई कर रहे थे, अपना सिस्टम चल रहा था, उस तरह से काम कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। जो हमारी पुरानी पॉलिसी थी उसमें आपने देखा होगा पहला सिस्टम क्या था हमारा, डायरेक्टली हम LKG UKG और ये नर्सरी वगैरह को ऐसे ही काउंट करते थे कि ठीक है ये तो चलेगा, ऐसे नॉर्मल सा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 10 साल का अपन एक फेज रखते थे, फर्स्ट से 10th क्लास का तक का, 10th क्लास हो गया, फिर +2 होता था, 10+2, यही सिस्टम था हमारे यहाँ। बचपन में जो पढ़ाई होती है एक्चुअल में, जो नर्सरी और बेसिक लेवल की पढ़ाई है, उस पर अपन बिल्कुल ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हालांकि ये कहा जाए तो LKG UKG तो बोलते हैं बस बच्चा बैठना सीखता है, ज़्यादातर लोग इसी तरीके की बात करते हैं। लेकिन अब मोदी जी ने, या हम कहेंगे कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया है, सबसे पहले 3 इयर्स का प्लान बनाया है, प्री स्कूल, ठीक है, उसके बाद प्री स्कूल में रहेगा बच्चा, जैसे कि LKG UKG और नर्सरी LKG UKG, ये 3 साल का एक कोर्स टाइप का है, सिंपल सी, लेकिन इसमें ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगी। एक्चुअल में जो प्लान है, जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हैं, इसमें फाउंडेशन लेवल कहा गया है, इसको 5 साल का बोला गया है, और इसमें प्ले एक्टिविटी के तहत बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जिससे बच्चे जल्दी से सीख सकें, मतलब खेलते खेलते बच्चों में जल्दी सीखने की आदत होती है, तो इस वजह से ये 5 साल का एक करिकुलम बना दिया गया। उसके बाद फिर 3 साल का एक और प्रोग्राम दिया गया है, ठीक है, तो ये 3 साल का प्रोग्राम, 3 4 5, ये 5 क्लासेस तक, इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। देखिए आप पढ़ लीजिए, इसके बारे में मैं और आपको कभी दूसरे वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन मेन मोटिव ये है कि बच्चों को थोड़ा सा पहले स्ट्रेच करना, पहले बच्चों को प्लेफुल एक्टिविटी के तहत पढ़ाना, उसके बाद थोड़ा सा लेवल पे जाना, और कोडिंग भी सिखाना, और काफ़ी जो मतलब जो रियल वर्ल्ड में यूज़ होती हैं उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ाना, ये इसका कॉन्सेप्ट होगा शायद, क्योंकि अभी तो लगाई नहीं है पॉलिसी, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कोडिंग वोडिंग का बोला है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ज़्यादातर देखिए वर्ल्ड में पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही छई पड़ी है, क्योंकि मैंने बताया आपको डिजिटल इंडिया चल रहा है, सभी तरीके से डिजिटल वर्ल्ड हो गया है पूरी तरीके से। अभी आपको कुछ खाना भी ऑर्डर करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये बात भी है, और कुछ भी सामान ऑर्डर करना है तो ऑनलाइन ऑर्डर, ऑनलाइन डिलीवरी, सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही हैं, सब कुछ सॉफ्टवेयर से हो रहा है। अब तो शायद डिलीवरी बॉय भी एक रोबोट आएगा, क्योंकि अमेरिका में मैंने अभी देखा कि, अमेरिका क्या, वो तो बहुत सारी कंट्रीज है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर रोबोट के द्वारा डिलीवरी की जा रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 सिचुएशन ऑल्सो, और बहुत सी अलग प्रॉब्लम्स भी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो कोडिंग वोडिंग का भी पूरी तरीके से लोग इस पर जाएंगे, और इसके साथ ही हमारी जो डेवलपमेंट है वो इतनी नहीं हो पाती थी पुराने एजुकेशन सिस्टम के तहत, क्योंकि हम इस पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम में फंस गए थे, पूरी तरह से फंस गए थे। देखिए मान लीजिए मैं कहूँ तो इस 10 इयर्स में बस बच्चा पढ़ाई करता था, हिस्ट्री भी पढ़ रहा है और फालतू की चीज़ें पढ़ता था जो यूज़फुल नहीं होती थी, और इसमें बताया जा रहा है कि जब ये बच्चा, ये जो कह सकते हैं कि ये बच्चा जब ये 3 से 6 साल का 6 साल का कोर्स समझ लीजिए एक तरीके से, 3 और 3, तो इसमें कोडिंग भी सीखेगा और बहुत सारी चीज़ें सीखेगा। और जो हमारा 10+2 यानी कि +2 में क्या था कि हम 2 साल ही अपनी जो हमारी इच्छा होती थी उस चीज़ को पढ़ते थे, जैसे कि मान लीजिए आपको साइंस पढ़ना था तो साइंस पढ़ते थे, आपको अगर कॉमर्स पढ़ना था कॉमर्स पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पर 4 साल का टाइम दिया गया है, और इसमें भी काफ़ी सारे कॉम्बिनेशंस दिए गए हैं कि जो कॉमर्स का स्टूडेंट है वो मैथ भी पढ़ सकता है, साइंस भी पढ़ सकता है, फिजिक्स भी पढ़ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। मेरे को भी पूरी तरीके से जब तक ये स्थापित नहीं होगी ये पॉलिसी तब तक अपन को पता नहीं चलेगा, लेकिन इस पर वर्क किया जा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव हो सकता है, लेकिन अभी भी इस पे काम चल रहा है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो अब कहें कि क्या क्या चीज़ें हम सक्सेस कर पाए हैं इसमें, देखिए टेक्नोलॉजी के मामले में इंडिया काफ़ी आगे चला गया है, ये बात है। टेक्नोलॉजी के मामले आप कहेंगे जब भी आप बाहर जाते हैं तो आप गूगल पे से ही अपना पेमेंट करते होंगे, राइट, जैसे कि गूगल पे है,
गूगल पे से पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, फ़ोन पे से कर रहे हैं, या फिर अपन पेटीएम से कर रहे हैं। गूगल का बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ सर्च करना होती है गूगल पे चले जाते हैं, ठीक है, विकीपीडिया पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से ऑनलाइन पेमेंट को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है, मतलब पूरी तरीके से वर्ल्ड पूरा ऑनलाइन सिस्टम पे चला गया है। मैंने काफ़ी लोग देखे जो मतलब जिनको ऑनलाइन मतलब सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी नहीं थी, वो आज की दुनिया में ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़ है कि सब चीज़ें ऑनलाइन पे जाएगी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है वो आई थिंक इस पे पूरी तरीके से वर्क करेगी। जैसा मैंने आपको बताया, कोडिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस हो रहा है, और काफ़ी मैंने ऐड भी देखे, बच्चों को कोडिंग सिखाई जा रही है अभी से ही, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होने वाला है हमारे सिस्टम के लिए। और हमारी सक्सेस स्टोरी क्या है, इसमें सक्सेस स्टोरी हमारे पास बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सक्सेस स्टोरी आप देखेंगे, ये एजुकेशन सिस्टम है, ये पेमेंट सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी, ये सक्सेस स्टोरी है, क्योंकि हम अब पूरी तरह से ऑनलाइन सिस्टम पे चले गए हैं। लगभग 90% लोग ऑनलाइन सिस्टम से काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पानी देने आता है, वो भी ऑनलाइन से, मतलब गूगल पे से पेमेंट कर लेता है। हमारे यहाँ सिलेंडर वाला आता है, वो भी गूगल पे ले लेता है। तो ऑलमोस्ट मैंने देखा कि अभी जितनी भी डिलीवरी भी हो रही है हमारे घर पे, वो भी ऑनलाइन के तहत ही हो रही है। तो मुझे नहीं लगता कि अभी लोग नोट से अपने परचेजिंग कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया। इवन प्लास्टिक मनी भी ख़त्म हो गया। ये वीज़ा और मास्टर कार्ड आई थिंक मैंने लगा दिए, लेकिन फिर भी उतना भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सक्सेस स्टोरी है। और सेकंड सक्सेस स्टोरी मैंने आपको जैसा बताया, आईटी सेक्टर ऑलरेडी इंडिया में बहुत ज़्यादा फ्लरिश है। इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है आईटी सेक्टर के लिए। 2020 अभी जो चल रहा है उसमें $191 बिलियन, बहुत बड़ी मनी होती, बहुत ज़्यादा मनी होता है ये, ठीक है। काफ़ी देशों की इकोनॉमी इतनी बड़ी नहीं है। हमारे पड़ोसी देश अगर हम कंपेयर करें बांग्लादेश की, उसकी शायद 300 बिलियन है, ठीक है। तो लगभग बराबर ही है, ठीक है। और पाकिस्तान की भी करीबन 278 समथिंग है। तो ये काफ़ी देशों की तो इतनी इकोनॉमी भी नहीं होती है जितनी हमारी सिर्फ सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर से इकोनॉमी हम इनकम कर रहे हैं, ठीक है। तो और एस्टिमेट किया जा रहा है कि ये $350 बिलियन हो जाएगा 2025 तक। तो आज से 5 साल बाद काफ़ी कुछ हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और फ्लरिश होगी और ग्रो होगी। आई थिंक मुझे लग रहा है ये 350 काफ़ी पहले की न्यूज़ है एक्चुअल में। अभी कोविड-19 सिचुएशन के बाद मुझे लगता है कि ये 400 बिलियन जाने का, और उससे भी ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। तो ये था हमारा सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मूल मंत्र जो हमें फोकस करना है। मतलब सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और हार्डवेयर तो ठीक है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पे ज़्यादा हमें ध्यान देना है। और हार्डवेयर तो सभी जगह चलेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर अगर है इम्पोर्टेंट तो हार्डवेयर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों तीसरा जो मूल मंत्र हमारे मोदी जी ने दिया है वो कहा है हेल्थ सेक्टर पे काम करना है। हेल्थ सेक्टर और जो वैक्सीन हमारे यहाँ, देखिए वैक्सीन पे, मैं हेल्थ सेक्टर और वैक्सीन एक ही चीज़ है, लेकिन हमें वैक्सीन पे काम पहले से ही करना शुरू कर देना था। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हमने देखा कि इजराइल ने, हालांकि अभी तक उसने उस वैक्सीन को प्रोड्यूस नहीं, मतलब बताया नहीं है कि उनका सक्सेस हुआ क्या नहीं हुआ। काफ़ी टाइम से वो बोल रहा था कि हमने सक्सेस पा ली है, लेकिन अभी हम रिलीज़ करेंगे, तो उनका टाइम लग रहा है। लेकिन इंडिया जो है अभी तक उतना ज़्यादा R&D सेक्टर में नहीं जा रहा था। हेल्थ सेक्टर के मामले में इंडिया जितना भी पहले से बनाता आ रहा है, इंडिया के अंदर बहुत बड़ी फ्लरिश मार्केट है। इंडिया की मार्केट भी बहुत फ्लरिश है हेल्थ सेक्टर में। जो सक्सेस स्टोरी के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे पास जो एग्जिस्टिंग है और उसको जो आगे बढ़ाना है, हम उसके बारे में बात करना है। तो क्या है कि जितना हमारा हेल्थ सेक्टर है उसमें इम्प्रोवाइज़ तो बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब भी मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अगर प्राइवेट में जाता हूँ तो ठीक है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वहाँ इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, वो सस्ता होता है इसलिए शायद इतना सर्विस प्रोवाइड इवन फ्री भी होता है, ठीक है, सरकारी हेल्थ फैसिलिटीज़। लेकिन हमारे यहाँ जितना हम टैक्स पे नहीं करते उससे ज़्यादा अगर हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। अमेरिका के अंदर एक बहुत ही बड़ी इनकम, लगभग 40%, अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 10 लाख है तो लगभग 4 लाख आपको पे करना पड़ता है एज अ टैक्स,
बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली वो बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पर। फ्री एजुकेशन सिस्टम है, फ्री हेल्थ केयर है, तो ये सारी चीज़ें। लेकिन उसका मेन रीज़न एक और है, उसका मेन रीज़न है कि वहाँ पर सभी लोग जॉब करते हैं। अब यहाँ पर जॉब भी कम लोग करते हैं, मतलब इंडिया के अंदर जॉब करते हैं, लेकिन हमारा सेक्टर कह सकते हैं कि, तो बहुत से सेक्टर ऐसे हैं जो अनरिकॉग्नाइज है, मतलब जिनको इकोनॉमी में काउंट नहीं किया जाता, जैसे कि पकौड़ा तलना, सॉरी पकौड़ा तलना और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं खैर, छोटे मोटे कारोबार होते हैं लोगों के, तो वो भी उसमें काउंट नहीं किया जाता। तो उसका मेन कारण यही होता है। तो इसी तहत मेरे को लगता है कि बहुत सारे सेक्टर अभी काउंट नहीं होते, इस वजह से अगर वो लोग टैक्स नहीं दे रहे और फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो लोग बहुत ज़्यादा टैक्स दें, तो फिर जो जॉब करने वाले हैं वो कहेंगे यार इससे अच्छा है कि हम भी दुकान नहीं खोल लें, अपनी पकौड़ा बेच लें, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पकौड़ा बेचने में बहुत इनकम है, मैंने देखा है। ठीक है, हालांकि नहीं भी होती, कम भी होती है, लेकिन ज़्यादा भी होती है, वो दोनों काउंट किए जाना चाहिए। तो उसी तरह से क्या है कि वो लोग टैक्स नहीं देते और ये लोग टैक्स देते हैं। और अमेरिका में तो ऐसा नहीं है, अमेरिका में तो पकौड़े की दुकान होती नहीं है इतनी ज़्यादा, होती हैं तो वो भी टैक्स देता है वहाँ पर। अगर पकौड़ा नहीं बेचता वहाँ पर हॉट डॉग बेचता है वो, तो उस तरह से वहाँ पर टैक्स सिस्टम थोड़ा सा अच्छा है। तो इस वजह से वहाँ की हेल्थ सेक्टर और पब्लिक स्कूल वगैरह सब चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन इंडिया के अंदर हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि R&D सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना पड़ेगा पहले स्टार्टिंग में, जिससे कि जॉब्स भी मिलेगी लोगों को और साथ ही साथ जो हेल्थ सेक्टर है वो भी इम्प्रूव होगा। और हमारे मोदी जी ने एक और प्लान किया है कि डिजिटल हेल्थ मिशन, ये डिजिटल हेल्थ मिशन आज से स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हेल्थ की हिस्ट्री होगी ना उस पर्सन की, सपोज आपको कोई बीमारी है और उस बीमारी के लिए आप एक डॉक्टर के पास गए, आपने वहाँ पर दवाई मेडिसिन वगैरह सब लिया, जो भी टेस्ट हुए वो सारा है ना एक सिस्टम में जाएगा। मैंने पहले बताया सॉफ्टवेयर में जाने वाला है, हर चीज़ सॉफ्टवेयर जाएगा। डिजिटल हेल्थ मिशन, तो सॉफ्टवेयर के लिए बच्चों को तैयार करना बहुत ज़रूरी है, सबको कोडिंग वोडिंग सीखना बहुत ज़रूरी है। तो भले कौन सा भी सेक्टर हो, मैं बता रहा हूँ हार्डवेयर सेक्टर हो, मेडिकल सेक्टर हो, जो सा भी सेक्टर हो, वो सेक्टर डिजिटल से जुड़ के ही रहेगा। ठीक है, तो डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत इसमें क्या होने वाला है, आपकी हिस्ट्री रखेंगे, क्या क्या आपने दवाइयाँ खाई हैं, क्या क्या कौन से डॉक्टर के पास थे, तो वो हिस्ट्री रहेगा। जैसे आपकी जो हेल्थ में प्रॉब्लम है उसको ईजिली एनालाइज किया जाएगा। वरना क्या होता है, पहले तो एक डॉक्टर के पास गया, उसने उल्टा सीधा, मतलब उल्टा सीधा नहीं, उसने दवाइयाँ दी कुछ, लेकिन आपको असर नहीं करी, फिर आप दूसरे डॉक्टर के पास गए, फिर वहाँ पर भी ऐसे ही हुआ, तीसरे। तो इस तरीके से कई बार क्या होती है, बीमारी वो लॉन्ग टर्म चलती है और आपको भी फ़ायदा नहीं होता और किसी को फ़ायदा नहीं होता अल्टीमेटली। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें। और तीसरी, जैसा कि आपको पता ही है, हमारे इंडिया में मैंने पहले ही बताया, ये सक्सेस स्टोरी में गिना जाना चाहिए, जैसे कि भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन काफ़ी हद तक कह सकते हैं कि वो क्लोजर है कोविड-19 वैक्सीन बनाने के लिए। लेकिन हाँ देखिए, हमारी वैक्सीन ऐसी नहीं होती है कि हम, जैसे कि रशिया ने स्पुतनिक 5 बना दिया, नहीं हम तो बस बना दिए तुरंत, ऐसा नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे बनाओ। देखो वैक्सीन की एक प्रोसेस होती है, उसको फॉलो करना चाहिए, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं और उसी के तहत काम करेंगे। इसलिए अभी तक मुझे नहीं लगा उतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं लगी स्पुतनिक 5 जो रशिया ने बनाई है कोविड-19 की वैक्सीन। तो देखिए, अब इसकी सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करें तो मेडिकल सेक्टर के अंदर हमारी सक्सेस स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जैसे कि आपको पता होगा, ये मैंने आपको 10 कंपनियों आपके सामने लगाई हैं और ये 10 की 10 कंपनियां इंडिया के अंदर ऑफिस हैं। बहुत कम कंट्रीज होती हैं वहाँ पर सबकी सब कंपनियां अपने ऑफिस नहीं, इनके प्रोडक्शन और टेस्टिंग यूनिट, सभी यूनिट्स इंडिया के अंदर पाई जाती हैं। फाइजर की बहुत बड़ी ऑफिस हैं बेंगलोर के अंदर, जहाँ पर प्रोडक्शन होता है दवाइयों का। रोशे का है, नोवार्टिस का है, मर्क एंड को, ठीक है। तो ग्लैक्सो स्मिथ का है, जॉनसन एंड जॉनसन बेबी, ये प्रोडक्ट आते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। एबीबीए का है, स्नोफी का है, ब्रिस्टल का है, एस्ट्राजेनेका का तो बहुत बड़ा ऑफिस है, यहाँ मैंने देखा है। तो ठीक है, तो ये सभी कंपनीज़ के ऑफिस हैं इंडिया के अंदर भी और बहुत कम कंट्रीज़ के अंदर होते हैं। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न ओनली आप कहेंगे कि क्योंकि लोग कंजप्शन करते हैं इसलिए यहाँ पर बना दिए, कंजम्पशन भी करते हैं और यहाँ से प्रोड्यूस होकर बाहर भी जाता है। इसका मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बता देता हूँ, देखिए। तो स्लाइड में आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि इंडिया का नंबर आता है 10th नंबर पे, $14 बिलियन। मैंने आपको जैसा कि बताया $14 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है इंडिया, फ्रॉम इंडिया टू अदर कंट्रीज़।
तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी कह सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया आईटी सेक्टर बहुत ज़्यादा आगे है इससे। देखिए यहाँ पर $14 बिलियन है, फिर भी हम 10th नंबर पे हैं। इवन जो फर्स्ट नंबर का जर्मनी है वो भी सिर्फ $62 बिलियन की इनकम कर पाता है, लेकिन हमारे जो सॉफ्टवेयर सेक्टर है उससे ही हम लगभग $200 बिलियन इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो सॉफ्टवेयर काफ़ी आगे आने वाला है काम में, तो इसलिए सॉफ्टवेयर पे ध्यान देना। मैं हर बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ बार बार लोगों को समझना चाहिए। और फिर हम चलते हैं तीसरे टॉपिक पर। तीसरा टॉपिक हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाँ, ये फोर्थ है अपना टॉपिक। फोर्थ टॉपिक है दोस्ती यारी विद पड़ोसी। तो हमने जो हमारे मोदी जी है उन्होंने ये बात कही है इसमें, पड़ोसियों के साथ सिर्फ हम बॉर्डर शेयर नहीं करते, हमारे दिल भी जुड़ने चाहिए। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमने देखा ये जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल और चाइना ये थोड़े से होस्टाइल बिहेवियर कर रहे हैं इंडिया के साथ अभी। हालांकि नेपाल थोड़ा सा ठीक है, लेकिन वहाँ के अभी जो प्रधानमंत्री ओली है उनकी हम को बोली थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही है, इस वजह से हमें थोड़ा सा दिक्कत है। लेकिन बाकी जो दो कंट्रीज है पाकिस्तान और चाइना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। लेकिन अगर ये भी दोस्ती करना चाहेंगे तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे साथ अभी भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान और श्रीलंका तो दोस्ती जारी है, ठीक है। तो बाकी कंट्रीज अगर हम कहें कि जो हमसे एक्चुअल में सीमाओं से नहीं जुड़े क्योंकि ये समुद्र के बीच में रहते हैं, मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, तो इनके साथ भी हमारी अच्छी दोस्ती है। और आपने देखा होगा कि अभी जो एक और हम 500 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं मालदीव्स में, वो बहुत ही शानदार इन्वेस्टमेंट है क्योंकि इससे पूरी तरह से हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे अब। और मालदीव्स हमारे साथ अब, क्योंकि मालदीव्स को भी पता है कि वो डेट ट्रैप में फंस जाएगा अगर वो चाइना के साथ ट्रेड करेगा या फिर उसका इन्वेस्टमेंट लेगा, क्योंकि इंडिया ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं देता है कि आपको नुकसान हो। हम बहुत ही कम परसेंटेज पे लोन देते हैं और आपका डेवलपमेंट भी करते हैं। तो मालदीव्स को भी पता है, तो सिंपल सी बात है। तो हम इंसानियत के साथ चलने वाले लोग हैं, तो हम दोस्ती भी करते हैं तो बहुत अच्छे से करते हैं और लोगों को हेल्प करते हैं, सिंपल सी बात। और पांचवा और लास्ट जो हमारा मूल मंत्र दिया है मोदी जी ने, वो है डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होना। डिफेंस में सेल्फ रिलायंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो है हमने ऑलरेडी करके दिखा दिया, जैसे कि 101 जो हमारे यहाँ इम्पोर्ट होते थे इक्विपमेंट वेपन्स के रिलेटेड, उनको बैन कर दिया गया है राजनाथ सिंह जी द्वारा। उसके बाद मोदी जी ने ही कहा होगा, उसके बाद ही बंद किया। तो प्रोडक्शन अब जो जितने भी 101 इक्विपमेंट है वो इंडिया के अंदर ही होंगे, जिससे कि डेवलपमेंट भी आएगा और साथ ही साथ लोगों की जॉब से भी मिलेगा। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब हम सेल्फ रिलायंट होने की बात करते हैं तो हम वेपन्स किसी दूसरी कंट्री से मंगाएं। हालांकि अभी हमने राफेल वगैरह मंगाए हैं, वो बात अलग है, क्योंकि टाइम लगेगा, एकदम से नहीं होता है, ठीक है। और उसी के साथ एक और छोटा सा एक टॉपिक है, वो भी जम्मू कश्मीर की बात भी करी उन्होंने। और जम्मू कश्मीर में बताया कि किस तरह से हमारे जो सरपंच हैं उन्होंने किस तरह से डेवलपमेंट लाए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर का जो डेवलपमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ के लोगों को प्रॉपर एजुकेशन, प्रॉपर वहाँ के लोगों को जॉब से मिलना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए मोदी जी ने कहा कि वहाँ के हर एक व्यक्ति को डेवलपमेंट पहुँचे, इस पर काम करना है, जिसके लिए वो सरपंच के तौर पर काम कर रहे हैं। तो ये जो डेवलपमेंट है सब तक पहुंचना चाहिए, इसके लिए हमारे सरपंचों के द्वारा काम किया जा रहा है और होता है। तो देखते हैं, अब ये देखिए सरपंचों के द्वारा काम किया जाए, उसके बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे लद्दाख रीजन है, क्योंकि अभी इसका 1 साल हो गया है जब से हमने यूनिट टेरिटरी बनाया है लद्दाख को और जम्मू कश्मीर को। तो लद्दाख भी जो है वो एक 100% ऑर्गेनिक कार्बन न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहा है। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। पीएम मोदी जी ने इस बात को भी यहाँ पर जिक्र किया है इसके लिए। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मीडिया सेक्टर है उसमें मैं मेडिकल सेक्टर में इंडिया का काफ़ी अच्छा स्थान भी है 10th नंबर पे, और वहाँ पर चाइना है ही नहीं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। तो हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल एंड भारत माता की जय।